नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा आह्वान, 26 मार्च को कर्नाटक बंद करे किसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर खतरनाक होते जा रहे हैं हालात, बढ़ रही पाबंदियां, यूपी में अब स्कूल बंद। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए गए काले झंडे, कार्यकर्ताओं को पीटा गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत का आह्वान, 26 मार्च को कर्नाटक बंद करें किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाई गई 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में किसानों से 26 मार्च को कर्नाटक बंद करने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर समस्या है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लागू किए गए नए कानूनों को वापस लिया जाना जरूरी है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि बेंगलुरु में आंदोलन का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। उन्होंने इसे लेकर चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ के जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते वे यहीं आंदोलन करें, हम बेंगलुरु को ही दिल्ली बनाना है। टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत को लेकर भी बात की। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि 22 जनवरी से लेकर अब तक किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार हमें कहीं मिले तो हम जरूर बात करेंगे। किसान नेता वहां भी जाएंगे। गौरतलब है कि राकेश टिकैत ने चुनाव वाले राज्यों में जाकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करने का ऐलान कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर खतरनाक होते जा रहे हालात, बढ़ रही पाबंदियां, अब यूपी में भी स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार से हालात फिर खतरनाक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक समेत 5 राज्यों ने भारत में संक्रमण को बेकाबू कर दिया है। इन राज्यों में ही अकेले 80% से अधिक नए मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से अधिक नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1.16 करोड़ हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि कुल ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके अलावा स्कूल में होने वाली ऑफलाइन क्लासेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। कहां लगा है लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में 31 मार्च लॉकडाउन लगाया है। इसके अलावा पुणे, औरंगाबाद और अमरावती समेत कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात में पाबंदियां लगाई गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है, जबकि पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बुधवार से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश है। इसके साथ ही जुलूस, कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह के लिए अब प्रशासन की अनुमति जरूर कर दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और तमिलनाडु ने कोरोना के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे, कार्यकर्ताओं को पीटा। जी हां दोस्तों, बिजनौर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भाकियू कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। पुलिस ने रोका तो खूब धक्का मुक्की हुई। वहीं गांव जलालपुर में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाकियू कार्यकर्ताओं से मारपीट की। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में भाकियू ने थाने पर देर रात तक हंगामा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को बिजनौर में थे। उन्हें यहां कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करना था। शाम करीब 5 बजे स्वतंत्र देव का काफिला नगीना रोड बाईपास से गुजरा तो भाकियू कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों के साथ भी उनकी धक्का मुक्की हो गई। भाकियू का एक कार्यकर्ता स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी से टकरा गया। इस दौरान भाकियू युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह, अतुल कुमार, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह समेत तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया और थाने में ले गई। इसके विरोध में भाकियू के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शहर कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। देर रात पुलिस ने 5 आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अब टिकरी बॉर्डर पर शेड के नीचे धरना देंगे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध
में 116 दिन से टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की तैयारियां तेज हो गई है। धरना स्थल पर टीन शेड बनाने का काम तेज हो गया है। मंच पर पहले ही टीन शेड बना दिया गया था। अब किसानों के लिए भी 140 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा शेड तैयार किया जा रहा है। इसी के नीचे युवाओं के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को श्रद्धांजलि दी जाएगी। किसान नेताओं द्वारा करीब 4 महीने से जारी आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लोगों से ज्यादा संख्या में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे धरने में शामिल होने की अपील की जा रही है। किसान नेता जोगेंद्र नैन ने कहा कि आज 36 बिरादरी का किसान एक हो गया है। यदि पूंजीपतियों को खाद्य सामग्री के भंडारण की छूट मिल गई तो गरीब व मजदूरों को खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। किसान नेता बलदेव सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धरने में किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में डटे रहें। दिन के साथ साथ रात के समय भी धरना स्थल पर मौजूद रहें। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसानों की सुविधा करा रहा है। इसी कड़ी में यह टीन शेड तैयार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरने को पहले से भी मजबूती से चलाया जाएगा। उनके अनुसार जिस दिन सरकार उनकी बात मान लेगी वे धरना स्थल से सब कुछ समेटकर वापस चले जाएंगे। किसान दिल्ली की सीमा पर कब्जा करने नहीं आए हैं। वे केवल सरकार से अपना हक मांगने के लिए यहाँ 116 दिनों से सड़क पर ठहरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि यदि वह इस दफा पीछे हटे तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात समझेगी और उनको उनका हक जरूर देगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तो 23 से 29 मार्च तक का कार्यक्रम तय कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष तिवारी बंगाल में कांग्रेस के बने स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने मनीष तिवारी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में डाला है। मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी में सुधार के लिए पत्र लिखने वालों में से एक थे। यहां तक कि जम्मू में एक सार्वजनिक बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया था। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो पिछली सूची जारी की थी उसमें G23 के मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था। उस समय पार्टी ने कहा था कि स्टार प्रचारकों के नाम राज्य इकाई द्वारा मांग के अनुसार तय किए जाते हैं। सूची में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनमें सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। इसके अलावा जयवीर शेरगिल का नाम भी है। कांग्रेस राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों की 92 सीटों पर वाम मोर्चे और ISF के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 8 चरणों में होंगे और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, इस बार दिल्ली में भी दिखेगा भारत बंद का असर, गांव-गांव जा रहे किसान नेता। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा 26 मार्च के पूर्ण भारत बंद को सफल बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मोर्चा ने कहा कि लोगों के मिल रहे समर्थन से साफ है कि भारत बंद सफल रहेगा। दिल्ली में भी भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। किसान नेताओं का कहना है कि इस बार पूर्ण रूप से भारत बंद को सफल बनाने के लिए वे गाँव-गाँव जा रहे हैं। हर जगह काफी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों से लोग चाहकर भी दिल्ली मोर्चा पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग अपने अपने राज्यों में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर दिल्ली के आसपास के धरना स्थलों पर देश भर से युवा आ रहे हैं। महिलाएं और पुरुष पहले से ही किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए युवा इस 23 मार्च को देश के किसानों मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की संसदीय समिति की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम को तुरंत लागू किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। किसान नेताओं ने कहा कि यह गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा और किसानों की खरीद बढ़ाने की मांग के प्रति असंवेदनशीलता है। किसान मोर्चा की मांग है कि ECAA और अन्य 2 कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। दक्षिण भारत में आंदोलन को तेज करने में जुटे कर्नाटक के शिमोगा में महापंचायत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रविवार को कई जगहों पर किसान नेताओं के साथ बैठक की। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई। इन बैठकों में मंडी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम इलेक्शंस 2021, असम के चुनावी सभा में बरसी प्रियंका, कहा माफिया की तरह काम कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव को लेकर सभा राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा असम में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रही हैं। इन रैलियों में प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा माफिया की तरह काम कर रही है, असम में सिंडिकेट चल रहा है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश की जनता को ठगा है, चाय बागान मजदूरों, युवाओं और आदिवासियों को धोखा दिया और CAA को लागू कर दिया। प्रियंका ने रैली में भाजपा को गलत बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एयरपोर्ट को अपने अरबपति दोस्तों को सौंप दिया, किसानों की जमीनें चुरा ली और बीजेपी के बड़े दोस्तों के हाथों में सौंप दिया।
वहीं प्रियंका ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि सरकार अपने दोस्त अरबपतियों को खुश करने के लिए सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार को प्रियंका 4 रैलियों को संबोधित कर रही हैं। वहीं उन्होंने शंकरदेव गुर्जना की जन्मस्थली बोरदोबा का दौरा किया। प्रियंका ने इससे पहले जोरहाट, नजरिया में रैली की और बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी असम में ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास की पक्षधर है, वो असमिया लोगों का विकास चाहती है। सोमवार को उन्होंने सूरपाथर, कलियाबोर और बोरदोबा में जनसभाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का हमला, सरकार चलाने के लिए जबरन वसूला जा रहा पैसा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली मोदी सरकार पर ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नाकाम कोशिशों और सरकार चलाने के लिए गरीब आदमी के जेब से जबरन पैसा निकाल रही है। राहुल गांधी ने यह बयान स्वायत्त महिला कॉलेज सेंट टेरेसा की छात्राओं के साथ बातचीत करने के दौरान दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के पतन के लिए सरकार कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार करने केरल पहुंचा राहुल गांधी ने कहा कि समस्या कुछ और वक्त तक जारी रहेगी, क्योंकि कुप्रबंधन काफी ज्यादा और गहरा है। लोगों के हाथों में अधिक पैसा डालना संकट से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। वो तो बोलते हैं अधिक उत्पादन करो। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि उपभोग शुरू करके अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सकता है। लोगों के पास पैसा आएगा तो वह उसे खर्च करेंगे और चीजों को खरीदना शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल दागा। उन्होंने कहा, नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है, जो पहले ही कमजोर थी। इसके बाद कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई। सरकार के पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। वे कर उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, वे धन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इसलिए पेट्रोल और डीजल से वे अब जबरन आपकी जेब से पैसा ले रहे हैं ताकि सरकार चलाई जा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के किसानों ने शुरू किया हमारा प्याज हमारा दाम आंदोलन। जानिए क्या है मकसद। जी हां दोस्तों, कम दाम मिलने से परेशान महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसका नाम हमारा प्याज हमारा दाम रखा गया है। इसके सबसे बड़े उत्पादक जिले नासिक की लासलगांव मंडी से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मकसद किसानों को इसके लिए जागरूक करना है कि प्याज का दाम वो मिलकर खुद तय करें। अभी प्याज बाजार के हवाले है। जब किसान के खेत में फसल तैयार होती है तब इसका दाम गिरकर 1 से लेकर 5 से 7 रुपए तक आ जाता है। कभी कभी तो 70 से 75 पैसे किलो के रेट पर प्याज बेचनी पड़ती है। लेकिन वही प्याज जब व्यापारी खरीद लेता है तो 4-5 माह बाद उसका दाम आसमान पर होता है। यह 100 से 150 रुपए तक पहुंच जाता है। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। TV9 डिजिटल से बातचीत में महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और अब तक प्याज उगाने वाले किसानों को इसका दाम तय करने का हक नहीं मिला है। किसान मेहनत करता है और उसका फायदा जमाखोर उठाते हैं, क्योंकि प्याज को लेकर सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूनतम रेट हमें खुद तय करना है। इसके लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। हम प्याज का 30 रुपए किलो न्यूनतम दाम चाहते हैं। किसान क्यों नहीं स्टोर कर पाता प्याज? ज्यादातर किसानों के ऊपर इतना आर्थिक दबाव होता है कि वो फसल निकलते ही बाजार में ले जाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि स्टोरेज की कमी है। दिघोले बताते हैं कि किसी गांव में 100 किसान हैं तो मुश्किल से 10 के पास ही स्टोरेज का इंतजाम है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है। 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अधिकतम 87,500 रुपए ही देती है। अगर एक तहसील में 2000 किसानों ने स्टोर के लिए आवेदन किया तो लॉटरी में 100 का नंबर आता है। इस तरह इसके लिए लंबा इंतजार करना होता है। इसलिए किसान को मजबूरी में भी व्यापारियों को प्याज बेचनी पड़ती है। भारत में प्याज उत्पादन। देश में सालाना प्याज उत्पादन औसतन 2.25 से 2.50 करोड़ मीट्रिक टन के बीच है। हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज के दौरान खराब हो जाती है। औसतन 35 लाख मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की जाती है। 2020-21 में इसका उत्पादन 26.09 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस साल यानी 2020-21 में 15,95,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इसके बड़े उत्पादक हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 100 करोड़ के दावे पर आर पार। संजय राउत बोले, राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा भी तो।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार में मची हलबली के बीच सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर मचे घमासान को लेकर संजय राउत ने कहा है कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो फिर बार बार इस्तीफे की बात क्यों हो रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि ये आग उन्हें भी जला देगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें तथ्य नहीं है तो उसकी जांच होनी चाहिए। संजय राउत बोले कि अगर हम सभी का इस्तीफा लेते रहेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत बोले कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तब तक सभी मामलों की जांच बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी। शिवसेना नेता ने साफ किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। विरोधी पक्ष लोगों को गुमराह नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार पर बरसे संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को महाराष्ट्र में भेजने की कोशिश हो रही है। हम एनआईए को सहयोग कर रहे हैं। सुशांत केस में जब सीबीआई ने एंट्री ली तब परमबीर ही कमिश्नर थे, लेकिन सीबीआई कुछ नया नहीं निकाल पाई। पूरे विवाद पर संजय राउत बोले कि तीनों पार्टियों में जो भी तय हुआ है अंतिम फैसला कैबिनेट के मंच पर मुख्यमंत्री द्वारा ही लिया जाएगा। संजय राउत ने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गौरतलब है कि सचिन वाजे कांड के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमबीर सिंह की छुट्टी हुई थी, जिसके बाद उनकी एक चिट्ठी सामने आई जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई में हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसी के बाद से बवाल बढ़ा हुआ है और महाराष्ट्र की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब ट्रैक्टर लेकर बेंगलुरु घेरेंगे टिकैत, कृषि कानून के विरोध को लेकर बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर्नाटक के किसानों से अपील की है कि केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में वे ट्रैक्टर से बेंगलुरु का घेराव करें और महानगर को दिल्ली की तरह आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाएं। उन्होंने शनिवार को यहां किसानों की एक महापंचायत में कहा, आपको बेंगलुरु को दिल्ली बनाना है, आपको हर दिशाओं से महानगर को घेर लेना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह केवल ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां 25,000 से अधिक ट्रैक्टरों ने महानगर के प्रवेश बिंदुओं को जाम कर रखा है। दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से के हजारों किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3 महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। टिकैत ने दावा किया कि किसानों और उनके परिवारों ने सीमावर्ती स्थानों पर आंदोलन कर दिल्ली को घेर रखा है और कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, जब तक एमएसपी से संबंधित कानून नहीं बनता है, आपको कर्नाटक में भी आंदोलन जारी रखने की जरूरत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के तहत 2 दिनों के दौरे पर सोमवार को केरल में पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने 14 और 25 फरवरी को पीएम मोदी की फोटो के साथ 2 अखबारों में छपे एक जैसे विज्ञापन को लेकर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के तहत राहुल गांधी सोमवार को केरल पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। इस दौरान राहुल कई जिलों में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 24 फरवरी को राहुल गांधी केरल के दौरे पर थे। तब उन्होंने केरल के कोल्लम में मछुआरों से मुलाकात की और उनके साथ समुद्र में छलांग भी लगाई थी। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए चुनाव 6 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पीएम मोदी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने अपने केरल दौरे से पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने 14 और 25 फरवरी को पीएम मोदी की फोटो के साथ 2 अखबारों में छपे एक जैसे विज्ञापन को लेकर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। प्रभात खबर और सन्मार्ग नाम के अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक विज्ञापन छपा है। यह विज्ञापन पहले 14 फरवरी को छपा, फिर 25 फरवरी को एक बार फिर छपा। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ एक महिला की भी तस्वीर है। इस तस्वीर के साथ लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर, सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। इसके साथ ही एक नारा लिखा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। झूठे प्रचार का आरोप। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस विज्ञापन में जिस महिला की फोटो है उनका नाम लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी के पास अपना कोई घर नहीं है और वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जिसका किराया 500 रुपए है। यह भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मी देवी को यह भी नहीं पता कि उनकी यह फोटो कब खींची गई।
अब इसी विज्ञापन के जरिए विपक्ष मोदी सरकार पर झूठे प्रचार का आरोप लगा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी ने असम की अस्मिता पर की चोट, कांग्रेस लड़ रही मजबूत लड़ाई। जी हां दोस्तों, 5 प्रदेशों में जारी चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से खास बातचीत की। कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है, सिर्फ गांधी परिवार मायने नहीं रखता है। कांग्रेस एक सोच है जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस एक विचार है, सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक सोच है जिसने देश को आगे बढ़ाया है, सिर्फ गांधी परिवार मायने नहीं रखता है। कांग्रेस की सोच हमेशा जिंदा रहेगी। असम के चुनावों पर क्या बोली प्रियंका? इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम में एक जोरदार लड़ाई लड़ रही है। असम में बीजेपी के द्वारा उसकी अस्मिता पर चोट की जा रही है। पिछले 5 साल में असम की अस्मिता को दबाने की कोशिश की गई है। हम असम के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 साल पहले बीजेपी ने जो वादे किए उन पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? अब असम के लोगों ने बीजेपी को देख लिया है। जब असम में बाढ़ आई तो बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं था। जब CAA आया तो असम के लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ राजनीति कर रही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी राजनीति कर रही है। जब भी चुनाव आते हैं वो वादे करते हैं, लेकिन बाकी 5 साल कुछ भी नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहती है कि वो ध्रुवीकरण करे। जब वो विकास अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीछे हटते हैं तब बीजेपी सिर्फ यही काम करती है। अब बीजेपी को लोग पहचान चुके हैं। गौरतलब है कि असम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका अब तक असम में 2 बार प्रचार कर चुकी हैं, जहां उन्होंने कई रैलियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।